हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेल्टिंग और बॉइलिंग के बारे में, और वहां पर एक चीज बताने को और रह गई थी, उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया है, आप देख सकते हो। मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाई टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। मेल्टिंग और बॉइलिंग के टाइम पर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? वेयर डज द हीट एनर्जी गो? ये हीट एनर्जी कहां पर जाती है? तो आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने को आएगा, दैट इज द लेटेंट हीट। ठीक है, ये एक्चुअली में लेटेंट हीट ही, ये जो हिडन हीट है, ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? हिडन हीट। हिडन हीट। तो आज हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। पहले यहां पर मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूं। पहले मान लीजिए हमारे पास एक कोई बीकर है जहां पे मैंने आइस क्यूब ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आइस ली हुई है, सिंपल आइस ली हुई है। ठीक है, यहाँ पर आइस पूरा भरा हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आइस। ठीक है, और ये किस टेम्परेचर पर है? ये -10 डिग्री सेल्सियस पर है। -10 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस होगा, वो सॉरी जो वाटर होगा आइस के फॉर्म में होगा, अगर ये प्योर, बिल्कुल प्योर है तो। ठीक है, प्योर आइस है यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं इसको हीट करूंगा, ठीक है, मैं इसके हीट करूंगा, नीचे से मैंने इसको हीट देना शुरू किया, तो क्या होगा? अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब भी हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? -10 डिग्री सेल्सियस था पहले, उसके बाद धीरे से इसका -9 डिग्री सेल्सियस होगा, -8 डिग्री सेल्सियस होगा। ये बढ़ रहा है, ठीक है, माइनस में है ना वैल्यू, -10, -9, -8, ये बढ़ रही वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से -7 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से होते होते ये एक टाइम पर 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। लेकिन अभी भी इसको हम हीट देना बंद नहीं कर रहे हैं, हम इसे और हीट दे रहे हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि जब ये जो आइस है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गई, जब इसका टाइम आ गया मेल्ट होने का, क्योंकि हमें पता है आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब ये मेल्टिंग हो रही थी, जब क्या हो रही थी? ये मेल्टिंग हो रही थी, उस टाइम पर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट था, अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हीट तो इसको दे रहे हो, लगातार हीट सप्लाई कर रहे हो, उसके बाद भी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। यहां पर तो हीट दे रहे थे, टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेकिन अब क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये हीट एनर्जी कहां जा रही है? ये हीट कहां जाके छुप रही है? तो यहां पर हमें पढ़ने को आएगा लेटेंट हीट। ठीक है, इतना ही नहीं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने वाटर लिया हुआ है। ठीक है, प्योर वाटर है। ठीक है, प्योर वाटर है एट 1 atm पर। ठीक है, ये सारी कंडीशन मैंने आपको बताई हुई थी लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है, ये प्योर वाटर हम और 1 atm की बात क्यों कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब यहाँ पर हमने लिया हुआ है एक फिर से बर्नर लिया है इसका हीट करने के लिए। अब ये जो हमारा वाटर है, मान लेते हैं ये है कुछ 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब इसको हीट देंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 26 डिग्री, 27 डिग्री, और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। अब पता है 100 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर का एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे ये इसका मेल्टिंग पॉइंट था, वैसे ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब यहां पर भी एक चीज देखने को मिली कि यहां पर जैसे ही हमने 25 डिग्री सेल्सियस से हीट देना शुरू किया तो हीट एनर्जी से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, अब इसमें भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस था, बहुत देर तक 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब भी हम क्या देख रहे हैं कि जब भी स्टेट चेंज हो रही है, एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है, स्टेट 1 दूसरी स्टेट 2 में चेंज हो रही है। ठीक है, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड में हो या लिक्विड से गैस फॉर्म में हो, वेपर फॉर्म में हो। ठीक है, यहां पर ये कैसा है? ये सॉलिड फॉर्म में है, और यहां पर ये कैसा है? ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां पर ये लिक्विड फॉर्म से, ठीक है, गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? तो जब भी स्टेट चेंज होती है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द चेंज। ठीक है, जब तक वो पूरी तरीके से चेंज नहीं हो जाता। यहां पर भी जैसे अगर लिक्विड की बात करें वेपर में कन्वर्ट होने की, जब तक ये पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, इसका ही आप जो टेम्परेचर है आप देखोगे कांस्टेंट बना हुआ है। सो वही अभी क्वेश्चन मैंने आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी कहाँ जाती है? तो यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे कि हीट एनर्जी का क्या, कहां जा रही होगी हीट, जरा गेस करते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहां पर जब तक, जैसे हम -10 डिग्री सेल्सियस से एग्जांपल लेते हैं, तो यहां पर इसका अभी तक पूरा आप अगर टेम्परेचर देखोगे तो ये सॉलिड में ही है, ये सॉलिड में ही है, तो अभी तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन जब ये अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, मतलब स्टेट चेंज कब होगी? जब मॉलिक्यूल के बीच में जो दूरी है वो कम या ज्यादा होगी।
ठीक है। तो अब जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, इसका मतलब है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ेगी ना। तो यहां पर जो हीट एनर्जी है वो इनके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में यूज हो रही है। यहां पर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, तो जब आप हीट एनर्जी सप्लाई करोगे, जब इसका बॉइलिंग शुरू हो जाएगा, जब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होगी, उस टाइम पर जो इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी, वो उनको अपने ब्रेक करने के काम आएगी। ठीक है, तो ये जो हीट एनर्जी है जनरली स्टेट चेंज करने के काम आती है। ठीक है, तो इसको एक बार बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, ठीक है, क्या होता है लेटेंट हीट और कैसे डिफाइन करेंगे इसे। ठीक है, लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट को हम हिडन हीट भी बोलते हैं, आप लिख सकते हो। ठीक है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन हीट, क्योंकि ये हीट हमें दिखती नहीं है बट होती है। तो लेटेंट हीट को हम कैसे समझेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ऐसे लिख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ 1 किलोग्राम, हम पर किलोग्राम के हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ मैटर, कोई भी मैटर हो सकता है, ठीक है, ऑफ मैटर इनटू अनदर स्टेट, ठीक है, ठीक है, अनदर स्टेट विदाउट changing its temperature, is called latent heat। ठीक है, is called latent heat। समझ में आ गया होगा कि जब हम 1 किलोग्राम की कोई मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो उस टाइम पर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पर जो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है या यूज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, वही उसकी लेटेंट हीट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और हाँ, ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं आपके 2 टाइप के। तो वैसे तो होते हैं 3 टाइप के हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। बट हमें क्लास 9th स्टैंडर्ड पर केवल 2 ही पढ़ने हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लिख लेते हैं इसके टाइप्स। ठीक है, टाइप्स, तो एक हमें पढ़ना है इसका लेटेंट हीट ऑफ, लिख लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्यूजन को मेल्टिंग भी बोलते हैं, लास्ट टाइम बताया था। यहां पर आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, और इसे हम बॉइलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलो अब देखते हैं एक एक करके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। आप चाहो तो लिख सकते हो अपने नॉलेज के लिए कि लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन भी होता है, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब समझ में आ रहा होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की बात हो रही होगी। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, लिक्विड में। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, लिख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब हमें आप मैटर की बात नहीं करेंगे, आपको क्योंकि पता है ना मैटर किसी स्टेट में, सॉलिड में। तो सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर का मतलब है कि इसके मेल्टिंग पॉइंट पर ही, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं दैट इज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं रीड कर देता हूं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट पर ये काम होगा, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बात करें आइस की, ठीक है, अगर मेरे पास 1 किलोग्राम आइस है, ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ आइस है, 1 किलोग्राम ऑफ आइस, ठीक है, अगर मुझे इस आइस को कन्वर्ट करना है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, मतलब क्या है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कितने, और ये इसका भी टेम्परेचर लिख लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब मुझे 0 डिग्री सेल्सियस 1 किलोग्राम 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 1 किलोग्राम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए कितनी अमाउंट की हीट लगेगी, इसके लगेगी आपको जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी वो होगी, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, लेटेंट हीट कितना रिक्वायर्ड होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3.35 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम, ठीक है, मतलब इतनी अमाउंट की जूल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी जो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, केवल और केवल इसके स्टेट को चेंज करेगी, बस इतना काम करेगी, ठीक है, केवल और केवल, मतलब यहां पर क्या होगा, जो सॉलिड होगा वो उसके पार्टिकल थोड़े से पास होंगे और वेल अरेंज्ड होंगे, लेकिन जब वो लिक्विड स्टेट में आएगा आप उसको जो हीट दोगे किस फॉर्म में, लेटेंट हीट के फॉर्म में, लेटेंट हीट के फॉर्म में, तो इसके जो मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन है, इसके मॉलिक्यूल के फोर्स को वीक करने का काम करेगा ये लेटेंट हीट, और इसी वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ता, केवल और केवल उसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट या उनके मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है। एक बात और, हम अभी सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो हमें इतने अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ रही है फ्री में, ठीक है, मतलब ये लेटेंट हीट है, फ्री में इसका यूज हो रहा है, कहीं पे इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अगर हमें इसी 1 किलोग्राम वाटर को आइस में कन्वर्ट करना हो तो ये वाटर इतने अमाउंट की एनर्जी को रिलीज करेगा, अभी इसको जरूरत पड़ रही है लेकिन तब वो इतने अमाउंट की हीट को रिलीज करेगा, इसीलिए वो क्वेश्चन भी आता है कि जो आइस है वो ज्यादा कूलिंग करती है इन कंपैरिजन टू वाटर, और आप वाटर को जब कूल करने जाते हो, ठीक है, वो कूल करने तो इतने अमाउंट की एनर्जी आपको देनी भी पड़ती है, ठीक है, समझ में आई। तो मतलब ये इतने ही अमाउंट की, ऐसा नहीं कि यहाँ पर वाटर से आइस में जाओ तो ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी, एग्जैक्टली इतनी ही हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वाटर से आइस में तो ये माइनस में हो जाएगा, अपोजिट में हो जाएगा, और आइस से अगर वाटर में जाएगा तो इतने अमाउंट की हीट इसको रिक्वायर्ड होगी, और यहाँ पर क्या होगा, वो रिलीज करेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, समझ में आ रहा होगा, वेपर में कन्वर्ट करना है, बॉइलिंग करनी है, मतलब हमें लिक्विड से किस में जाना है, वेपर स्टेट में। तो यहां पे लिख भी लेते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, सीख गए होंगे अब तो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to change 1 kilogram of liquid into vapor state, ठीक है, at 1 atmospheric pressure, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर,
विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, दैट इज, अब विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट पर, दैट इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये काम बॉइलिंग पॉइंट पर ही होना चाहिए, दैट इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ रही बात? तो यहां पर इसको मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेशर चेंज करने पर बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। ये मैंने लास्ट टाइम पे बताया, लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वहां जाके देख सकते हो। विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर तो चेंज होना ही नहीं चाहिए, तभी तो ये कंडीशन वैलिड होगी, दैट इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, अगर मैंने किसी का बोला है कि 50 डिग्री सेल्सियस है तो 50 डिग्री सेल्सियस पर ये काम होना चाहिए, एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है, और इसे ही हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की ही बात करें, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 1 किलोग्राम वाटर, ठीक है, जो कि किस में है, लिक्विड स्टेट में। अगर हमें इसे कन्वर्ट करना हो 1 किलोग्राम, ठीक है, वेपर में, वाटर वेपर में, ठीक है, वाटर वेपर में, जो कि है गैसियस फॉर्म, ठीक है, गैसियस फॉर्म है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है तो कितने अमाउंट की हीट हमें देनी पड़ेगी, तो वो हीट होगी, लेटेंट हीट हो जाएगी यहाँ पर, लेटेंट हीट हो जाएगी, हाँ, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 22.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5, ठीक है, 22.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। इतने अमाउंट की हीट आपको देनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं अगर हम वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इतने अमाउंट की हीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और यही अगर उल्टा हो, इतनी 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर को अगर मुझे कंडेंस करना हो वाटर के फॉर्म में, तो ये वेपर इतने अमाउंट की हीट को रिलीज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, ये उस अमाउंट को रिलीज करेगा और ताकि उसका स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जहां भी स्टेट चेंज की बात करेंगे वहां पर ही हम लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और कहीं भी यूज नहीं करेंगे। तो लिख लो आप चाहो तो नोट करके कि लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट हम केवल यूज करते हैं जब स्टेट चेंज की बात करते हैं, देन ओनली वी विल टॉक अबाउट लेटेंट हीट। इस तरीके से लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, मैं इसको लिखवा नहीं रहा, बता दे रहा हूं। लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन में क्या हो जाएगा, आपको पता है सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड का डायरेक्टली कन्वर्ट होना गैसियस स्टेट में। तो वहां पर हो जाएगा 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितने अमाउंट की हीट रिक्वायर्ड होती है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं उसका लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेटेंट हीट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। तो एक सिंपल सा है, पहले तो क्वेश्चन अभी नहीं लेंगे, पहले एक रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक ग्राफ है जिसको हमने एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है, हीट ले लेते हैं, ठीक है, हीट भी ले सकते हो आप, टेम्परेचर भी ले सकते हो, और यहाँ पर हमने लिया हुआ है टेम्परेचर, ठीक है। हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस सबको क्लियर है ना, ठीक है, मैंने बताया हुआ था हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। हीट तो एक तरीके से अमाउंट ऑफ एनर्जी है और टेम्परेचर एक तरीके से हीट का मेजरमेंट है, ठीक है, समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर देखो क्या होगा, तो अगर हम मान लेते हैं हमारे पास, इसको जीरो नहीं मानते, इसको कुछ और मान लेते हैं, सपोज हम वाटर की बात कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वाटर, ठीक है, हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, वो ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो अगर हम मान लेते हैं हमने कोई 10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस पर कोई अपने वाटर लिया हुआ है, तो वो आइस के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से हीट देंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात? -10 डिग्री सेल्सियस से अगर हम हीट देंगे, ठीक है, इस साइड पर आपका हीट है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो कुछ ऐसा होगा, ऐसे कर्व जाएगा इसका, ऐसे ऐसे जाएगा। और यहाँ पर मान लेते हैं कहीं पर 0 डिग्री सेल्सियस है,
लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, अब ये हीट तो आप दे रहे हो, कॉन्टिन्यूसली दे रहे हो, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। मतलब अब जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, वो सीधा हो जाएगा ऐसे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप हीट तो दे रहे हो, देखो हीट तो जा रही है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इसलिए वो वाई एक्सिस पर नहीं जा रहा है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। बात समझ में आई? अब देखो जैसे ही ये पूरा स्टेट कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पूरा जो आपका सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, एक बार पूरी सॉलिड एक बार लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। जब तक सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट पूरी तरीके से नहीं हुआ, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, 0 डिग्री सेल्सियस ही था। लेकिन एक बार पूरा सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब आप उसे हीट दोगे तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं थोड़े टाइम तक इसका टेम्परेचर इतना ही बना रहा, जब पूरा कन्वर्ट हो गया, ये पूरा यहाँ पर पूरा सॉलिड कन्वर्ट होना शुरू हुआ, होते 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 यहाँ पर आते आते पूरा टेम्परेचर, पूरा जो आपका सॉलिड था लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसे बढ़ा टेम्परेचर। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पे 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही फिर से इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब फिर से इसका, और ये किसका हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एट 1 एटमॉस्फेयर पे कर रहे हैं, एट 1 एटम। ठीक है, और ये प्योर वाटर की बात हो रही है। ठीक है, प्योर वाटर की बात हो रही है, इसको मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल होने लगेगा, फिर से ये स्टेट चेंज करेगा, और जिस टाइम पर भी स्टेट चेंज होगा उस टाइम पर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आप हीट तो दे रहे हो, हीट, ये क्या लाइन रिप्रेजेंट कर रही है? हीट तो दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। जब ये पूरा वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा एक बार फिर से। समझ में आया? तो इसको कुछ नेमिंग भी कर लेते हैं। सपोज ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, दिस इज D और दिस इज E पॉइंट। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट है। तो AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? AB ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेटेंट हीट। ठीक है, यहां पर जो हीट कंज्यूम हो रही है क्या हो रही है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब यहां पर जो आपका आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। और जो आपका CD है, CD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग लेटेंट हीट ऑफ व्हाट? वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर जो आपका वाटर है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वेपर में। ठीक है, समझ में आई बात? और यहां पर क्या होगा? जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर या हम लिख सकते हैं जो T है वो क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहां पर भी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल। सो हमें क्या गिवन है? टेम्परेचर टाइम ग्राफ फॉर प्योर वैक्स। ठीक है, जो कि जनरली सॉलिड स्टेट में होता है, उसका हमें गिवन है, आप देख सकते हो, इट इज अ ग्राफ। सपोज हम यहाँ पे कोई 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे देखो क्या है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब हीट, और एक तरीके से आप इसको हीट भी ले सकते हो। टाइम मतलब आप लगातार कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ साथ इसको हीट देते जा रहे हो, और इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, हमें इसकी हेल्प से यहाँ पर कुछ आंसर्स देने हैं। मतलब फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है A, B, C और D क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इनकी स्टेट क्या है। ठीक है, आपको क्या बताना है? फर्स्ट में स्टेट कौन सी है ये बताना है, कौन सी A में कौन सी स्टेट होगी, B में कौन सी स्टेट होगी, समथिंग लाइक दैट। और सेकंड में क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है, क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट A1 B1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और A2 B2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, इसकी हेल्प से। अब जैसे मैंने बोला है कि प्योर, जो हमारा प्योर वैक्स है वो जनरली सॉलिड स्टेट में होता है। तो सॉलिड स्टेट में है तो शुरू में मतलब यहाँ पे तो सॉलिड रहा होगा। अब जैसे जैसे टाइम के साथ आप हीट दोगे इसको, तो हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अब जब ये सॉलिड स्टेट से लगातार अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो यहाँ पर आके ये मेल्ट होने लगेगा। तो 15 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होना शुरू हुआ, और जिस टाइम पर इसका स्टेट चेंज होता है, मतलब A1 B1 क्या है? स्टेट चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब भी स्टेट चेंज होती है टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट रहता है। तो जहां पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपको समझ जाना है कि स्टेट चेंज हो रही है। तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में तो कन्वर्ट होगी। तो अगर हम बात करें A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो हमसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है स्टेट बतानी है, तो A क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सोचो जरा, सॉलिड है, लिक्विड में तो यहां कन्वर्ट होना शुरू हुआ ना, यहां पर तो सॉलिड ही होगा। तो A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉलिड।
ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं बी की। यहां पर ये सॉलिड में था, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। ये नहीं बोला कि यहाँ पे पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, नहीं, यहाँ पे शुरू हो गया। अब ये सॉलिड मतलब यहाँ पर तो पूरा सॉलिड रहा, ये पूरा सॉलिड रहा, और यहाँ पर ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, यहाँ पर ये सॉलिड धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा, और बी पॉइंट पर आते आते पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये ए जो बी पॉइंट है, क्या मैं बता सकता हूँ ये सॉलिड होगा या लिक्विड होगा? ठीक है, ये एक्चुअली में सॉलिड और लिक्विड दोनों ही होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों ही होगा, क्योंकि पूरी तरीके से सॉलिड तो यहां पर है और पूरी तरीके से लिक्विड यहां पर है, और बीच में कहीं ना कहीं आपको सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा। तो इसका मतलब बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉलिड प्लस लिक्विड बोथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सी पॉइंट, अब ये सॉलिड यहां पर था, यहां पर आके पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि स्टेट चेंज हो चुकी है पूरी तरीके से। जब एक बार स्टेट पूरी चेंज हो चुकी होती है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पर। तो अब अगर सी पॉइंट पे बताना कौन सी स्टेट है, ठीक है, लिक्विड तो यहाँ पूरा कन्वर्ट हो चुका है ना, गैसेस में तो यहाँ पे कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब है ये जो पूरा स्टेट होगा, ये आपका बी से पूरा D1 तक, ये पूरा आपका लिक्विड फेज होगा। तो बीच में कहीं पे भी चेक करोगे तो लिक्विड ही मिलने वाला है, मतलब ये वाला आपका जो सी पॉइंट है वो भी लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम डी की बात करते हैं, डी यहाँ पर लाई कर रहा है, तो देखो यहाँ से पूरा लिक्विड भी इसका टेम्परेचर बढ़ता गया, और यहाँ पर आके ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगा इस बार। तो D1 से इसने D2 तक वेपर स्टेट को फॉलो किया, वेपर स्टेट में चेंज होने लगा, तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये स्टेट मुझे क्या पता है लिक्विड है या वेपर में है? ठीक है, मतलब यहाँ पर भी लिक्विड और गैस, ठीक है, लिक्विड और वेपर लिख लेते हैं, लिक्विड और वेपर ये दोनों का मिक्सचर है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा लिक्विड प्लस वेपर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये आंसर हमने दे लिया। अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बताना बहुत आसान है। तो मेल्टिंग पॉइंट पर ही टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, शुरू में तो मेल्ट ही हुआ होगा ना, डायरेक्ट तो नहीं बॉईल कर लिया होगा। तो यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस पर आप देख रहे हो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा इसका मेल्टिंग पॉइंट 15 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, अब ये मेल्ट हो चुका है, अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, लिक्विड से अभी गैस में कन्वर्ट होगा, और जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है वही तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मिला 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, A1 B1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये A1 B1 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, मतलब यहाँ पर यूज होगा, हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब A2 B2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ठीक है, A2 B2 यहाँ पर देखते हैं, D1 D2 होगा, यहाँ पर D1 D2 होगा, यहाँ लिख लेते हैं D1 D2, D1 D2। अब ये D1 D2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये है D1 D2। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ गए होंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखा हुआ है, विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। आप वाटर को फ्रीज करने जा रहे हो, ठीक है, और आपको बताना है कि कौन सा इनमें से चार आपको ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस का हमारे पास वाटर है, ठीक है, हमने एज्यूम किया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। आप इसको फ्रीज करने जाओगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही तो फ्रीज होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर लिक्विड में था, यहाँ पर ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर भी लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब स्टेट चेंज होगी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब तक तो समझ चुके होंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्यों। अब पहला ग्राफ देखो, यहाँ पर एक्चुअली में यही हमारा करेक्ट है, यही करेक्ट है। कैसे करेक्ट है देखो, पहले मैं यहाँ पर आता हूँ। देखो, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा था पहले, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ा टेम्परेचर तो डाउन हुआ। देखो टेम्परेचर, ये नेगेटिव स्लोप है ना, तो आपका जो टेम्परेचर है वो देखो डाउन हुआ पहले, और उसके बाद ये बढ़ने लगा। ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता। टेम्परेचर क्या डाउन होने के बाद बढ़ने लगता है फ्रीजिंग में? कभी नहीं।
ये इट इज अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। आप देख सकते हो ना, ये हमारा टेम्परेचर और ये हमारा टाइम का ग्राफ है, ठीक है। मतलब आप वेट कर रहे हो कि अब फ्रीज हो जाए, तो टाइम में आप चेक कर रहे हो कि ये आप पहले इसका ज्यादा था, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम हुआ यहाँ पर आके, और जैसे टेम्परेचर टाइम बढ़ा, क्या इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा? नो, इट इज अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बढ़ता नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आते हैं, अब टेम्परेचर देखो, आपने टाइम लिया हुआ, ये क्यों गलत है? ये देखने में तो सही लग रहा है, ठीक है, ऐसे गया है, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर आपका वाटर मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस का है, हमने एज्यूम किया हुआ है। वो आप जैसे इसको फ्रीजर में डालोगे, ठीक है, फ्रीज करने के लिए रखोगे, तो ये फ्रीज होगा, तो मतलब इसका टेम्परेचर डाउन होगा, डाउन होगा, डाउन होगा, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर आके इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। वो तो सही बात है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं हुआ, कम होने के बाद डायरेक्ट बढ़ने लगा, ये तो रॉन्ग है। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, देखो ये कांस्टेंट हुआ, क्या हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा? हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, चाहे इसका कितना भी टेम्परेचर डाउन करो, ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर एक बार और डाउन होगा, माइनस में इवन चला जाएगा, तो ये भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, आपने इसको फ्रीजर में डाला, तो ये वाटर लगातार फ्रीज करेगा यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आके इसका टेम्परेचर तुरंत डाउन नहीं होगा, पहले थोड़ी देर वेट करेगा, थोड़ी देर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जब तक एक स्टेट दूसरी स्टेट में ना कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, सो इट इज ऑल्सो अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। बट इसकी बात करते हैं, ये करेक्ट क्यों है? देखो, यहाँ पर टेम्परेचर पहले मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर लगातार कम होगा पहले, तो मान लेते हैं यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर आया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद इसकी फ्रीजिंग शुरू हो जाएगी, मतलब आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो इसका टेम्परेचर उस टाइम पर, ड्यूरिंग दैट टाइम, जब तक इसका कन्वर्जन नहीं हो जाएगा, वो कांस्टेंट बना रहेगा। देखो टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर वो कांस्टेंट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, जब तक पूरा स्टेट इसका चेंज नहीं हो जाएगा। अब उसके बाद उसका टेम्परेचर और डाउन होगा, वो कितना भी हो सकता है, वो दैट डजंट मैटर, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हीट्स अ बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर, ही मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द बीकर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा। ऑफ द बीकर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ पर टाइम है, ये आपका टाइम है हर जगह पर, ठीक है, यहाँ पर टाइम, ठीक है, टेम्परेचर नहीं टाइम, ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पर सेम हो जाएगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, यहाँ पर भी टेम्परेचर और ये भी आपका टेम्परेचर, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस पर टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम। तो कह रहा है कि हीट्स अ बीकर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो कौन सा इसमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा वो बताना है। तो मान लेते हैं हमारे पास बीकर है, इसमें कुछ वाटर भी भरा हुआ है और इसमें कुछ आइस क्यूब भी भरी हुई है, ठीक है, ये हमारे आइस क्यूब है, मान लेते हैं ये आइस क्यूब। तो अल्टीमेटली इस पूरे सॉल्यूशन का, ठीक है, मतलब आइस मिले हुए वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि वाटर जो आइस है वो अपनी हीट इसको देगा, ठीक है, मतलब अपनी जो इसकी हीट है उसको कम करेगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर डाउन करेगा। तो ये एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम पर, ये इक्विलिब्रियम पर आकर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब देखो क्या बोला गया, कह रहा है कि स्टूडेंट्स हीट्स अ बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर, ठीक है, जिसमें आइस भी है वाटर भी है, इसको हीट करता है और टेम्परेचर फिर मेजर करता है, तो उसका कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही होगा। तो जब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसको हीट भी करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि इसमें आइस प्रेजेंट है। जब तक आइस पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक इस वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ेगा। एक बार पूरा जो आपका आइस है वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब देखो तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है, ये देखो यहाँ पर आते हैं। तो टाइम के साथ अब 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ने लगेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तो उसको कांस्टेंट होना है, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ही नहीं बढ़ने लगेगा। यहाँ पर तो होगा, ये बात तो ठीक है, ये तो सही रिप्रेजेंटेशन है, बट यहाँ पर ये गलत है, 0 डिग्री सेल्सियस पर भी इसको कांस्टेंट होना चाहिए था। सो दैट्स व्हाई इट इज अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। समझ में आई बात। 100 डिग्री सेल्सियस पर तो ये बॉयल होने लगेगा, मतलब वहां पर वेपराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वहां पर कांस्टेंट हो जाएगा, बट फ्रीजिंग के टाइम पर भी तो कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। अब नेक्स्ट में आते हैं। अब ये तो बिल्कुल गलत है, ये 100 डिग्री सेल्सियस से ये फ्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हो, पहले 100 डिग्री सेल्सियस, फिर डाउन हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पर ये
कांस्टेंट, बट हम तो हीट कर रहे हैं ना, ठीक है, हीट कर रहे हैं ना, हाँ हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हीट है, ये तो बिल्कुल उल्टा है, फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट दिखा रहा है, ठीक है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है, और हम तो हीट कर रहे हैं, तो रॉन्ग है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर भी देखो वही चीज है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या कर रहा है, कूल कर रहा है, तो कूलिंग का नहीं, हमें तो हीट का कॉन्सेप्ट लगाना है ना, तो वह हीट कर रहा है, ठीक है, हीट कर रहा है, और ये देखो कूलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कूल कर रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तो पहले कांस्टेंट रहा और फिर उसके बाद वो डाउन होने लगा, मतलब उसका टेम्परेचर लो होने लगा। तो अगर ये कूलिंग का होता है, दोनों ही सही है, अगर क्वेश्चन ये होता कि कूलिंग का रिप्रेजेंटेशन सही है या नहीं है, तो ये कूलिंग का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है, ये भी कूलिंग का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमसे तो हीट का बोला गया है, ठीक है, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये भी इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस इज अ रॉन्ग। अब यहाँ पर आते हैं, तो जब हम टेम्परेचर आपका जो आइस है, ठीक है, आप उसको हीट करोगे तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस थोड़ी देर तक कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे ही आप टाइम दोगे, हीट दोगे टाइम के साथ, तो टेम्परेचर देखो आपका कांस्टेंट दिखाया गया, ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर थोड़ी देर तक नहीं बढ़ रहा, लेकिन जब पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ये देखो ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर आके 100 डिग्री सेल्सियस फिर ऐसे सीधा हो जाएगा, क्योंकि फिर से उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है फ्रीजिंग, क्या होता है सब्लिमेशन।